मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पेरियार के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि कुछ थॉट्स राजनीतिक विचारकों में पेरियार के भी पढ़े जाते हैं। जब आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं नेट का, यूजीसी नेट, तब पेरियार के बारे में थोड़ा सा। और पेरियार एक भारतीय चिंतक हैं, इनके बारे में एक समाज सुधारक चिंतक हैं, एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने भेदभाव हो रहे समाज को ठीक करने का प्रयास किया। चलते हैं पेरियार के बारे में थोड़ा कुछ स्टडी करने के लिए। पेरियार का जन्म 17 सितंबर को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। इनके पिता, इनका वास्तविक नाम ईवी, इनका वास्तविक नाम इराडे वेंकट रामास्वामी नायकर था। एक भारतीय क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने विज्ञान बोध, तार्किकता पर जोर दिया। इन्होंने बाल विवाह, देवदासी और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ और स्त्रियों व दलितों के शोषण के ये विरोधी थे। कोई भी अगर स्त्री का शोषण करे या बाल विवाह करे या देवदासी जैसी प्रथा का प्रचलन करे। देवदासी प्रथा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो लोग लोगों को खरीद कर उनको गुलाम बना लेते हैं, स्त्री, ठीक है। जो लोग स्त्रियों को खरीद लेते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं, उनको देवदासी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और समाज को सुधारने के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह चालू किया, क्योंकि पहले के समय में विधवा पुनर्विवाह की जो अवधारणा थी वो नहीं थी। दलितों का बहुत शोषण होता था, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया, ठीक है, कि दलितों का शोषण ना हो। पेरियार का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी और माता चिन्नम्मा गृहिणी थी। 1905 में बनारस तीर्थ यात्रा के दौरान रेके जॉन की घटना ने उनके जीवन दृष्टि में क्रांतिकारी बदलाव लाया। जब पेरियार बनारस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रेके जॉन एक जगह है, वहाँ पे एक घटना हुई और उस घटना को देख के उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जो एक आगे चलकर एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में जन्मा। उनका मानना था कि भारतीय ब्राह्मणों का वर्ण संघ दलितों की पीड़ा का मुख्य कारण है। वो कहते थे कि जब ब्राह्मणों का जो वर्ण संघ है, यानी कि उनकी जो एकता है ब्राह्मणों की, वो दलितों की पीड़ा का मुख्य कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मण एक रहते थे और ब्राह्मणों के ही खिलाफ पेरियार ने सारे अपने थॉट्स दिए, ठीक है। पेरियार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1920 कांग्रेस पार्टी के साथ की, लेकिन कुछ समय बाद उनका कांग्रेस और गांधी दोनों से मोह भंग हो गया, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे भी नेता थे जो ब्राह्मण थे, ऐसे भी नेता थे जो दलित थे। तो कांग्रेस सभी की मिलीजुली पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो ज़्यादा था। इसी वजह से पेरियार का कांग्रेस पार्टी से और गांधी जी दोनों से मोह भंग हो गया था, ठीक है। 1925 में पेरियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के समय कहा, यहाँ पे पेरियार का कथन है, कांग्रेस में कांग्रेस गे ब्राह्मणों के हितों भर्ती नहीं कर सकती, अब हमें एक मकसद इसका निशान करना है। इसका मतलब था कि पेरियार कहते हैं कि कांग्रेस में ब्राह्मणों का वर्चस्व ज़्यादा है और यही वर्चस्व को ख़त्म करना हमारा मकसद है। 1950 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया, लेकिन पेरियार ने इससे संतुष्ट होकर मांग रखी कि भारत को जातिवादी समाजवादी गणराज्य घोषित होना चाहिए। देखिए, जातिवादी समाजवादी गणराज्य क्या होता है? जातिवादी समाजवादी यह है कि भारत में जो जाति प्रथा है
जो भारत में जातियों के संबंधित जो भी भेदभाव है वो न होकर सभी एक समान रूप से रहें और जाति प्रथा जैसी व्यवस्था खत्म हो जाए। पेरियार ने एक रूसी पत्रकार से साफ शब्दों में कहा कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन तब तक यह कि आज़ादी सिर्फ ब्राह्मणों को मिली है। पेरियार ने शराब और नशाखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। पेरियार कहते हैं कि आज़ादी, एक रूसी पत्रकार जिसको वो इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आज़ादी सिर्फ ब्राह्मणों को मिली है क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज़ाद सिर्फ ब्राह्मण हुए हैं, बाकी कोई आज़ाद नहीं। आगे चलते हैं। पेरियार के अनुसार सभी धर्मों के अनुयायी भाईचारे को मानते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें भाईचारा नहीं है, इसमें ऊंची नीची जाति के लोग रहते हैं। पेरियार कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच बहुत है, इस धर्म में भाईचारे जैसा कोई शब्द नहीं है, केवल ऊंच नीच जैसा शब्द है। इन्होंने राजनीतिक मंच से ईश्वर तथा ये ईश्वर और धर्म के तो बहुत बड़े निंदक रहे हैं। कांग्रेस और ब्राह्मणवाद का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इन्होंने ईश्वर की और धर्म की हमेशा निंदा की है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा है कि जातिवाद बहुत है, ऊंच नीच बहुत है। कांग्रेस और ब्राह्मणवाद, ये कांग्रेस और ब्राह्मणवाद दोनों का बहिष्कार करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद जातिवाद को बढ़ावा देता था, कांग्रेस ब्राह्मणों को अपने गुट में शामिल करती थी और उनकी पक्ष रखती थी। द्रविड़ कटगम और क्रांतिकारी भूमिका, द्रविड़ कटगम क्रांतिकारी भूमिका, ये उनका एक जब क्रांतिकारी उनकी जो भूमिका है वो कैसे रही, यहाँ पर पेरियार के कुछ शब्द हैं। पेरियार ने अपने पत्र कुदी अरसू में हिंदू व्यवस्था के खिलाफ ही विद्रोह किया, जिसके कारण 1933 और 34 में कांग्रेस सरकार द्वारा राजद्रोह के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। देखिए, इसको याद रखिए, हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। कांग्रेस सरकार ने 1933 और 34 में राजद्रोह का आरोप लगा दिया क्योंकि उन्होंने अपने पत्र कुदी अरसू में हिंदू व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह के लिए जो लिखा, वो उसके कारण ही कांग्रेस सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। पेरियार ने नारा दिया कि तमिलनाडु तमिलों के लिए है। ये एक क्षेत्रवादी भी थे कि तमिलनाडु सिर्फ तमिलों के लिए है। इस प्रकार पेरियार तमिल स्वाभिमान के प्रतीक बनकर उभरे। यहाँ पे वर्तमान समय में ये एक क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव जैसी अवधारणा से निकल के आती है, वहाँ से कि तमिल सिर्फ तमिलों के लिए है ना। सन 1939 में द्रविड़ नाडु कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जस्टिस पार्टी का पुनर्गठन द्रविड़ कटगम के रूप में हुआ। इसका एक संविधान बना। बीच में लाल रंग के चक्र वाला काला झंडा इस गठबंधन का झंडा बन गया। इसमें काला रंग द्रविड़ लोगों के शोषण और वंचना का तो लाल रंग मुक्ति की आकांक्षा का प्रतीक बन गया। देखेंगे, इसमें जो काला रंग था वो द्रविड़ लोगों के शोषण और वंचना का प्रतीक बना, और लाल रंग जो था वो मुक्ति और आकांक्षा का प्रतीक बना, मुक्ति की आकांक्षा का प्रतीक बन गया। जस्टिस पार्टी का पुनर्गठन हुआ क्योंकि जस्टिस पार्टी भी बनी थी, और उस जस्टिस पार्टी के गठन में द्रविड़ कटगम पार्टी बनी के रूप में इस पार्टी का एक उभराव हुआ। आगे चलेंगे। पेरियार, उनका उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना था। पेरियार का उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र जो राज्य की स्थापना हो, जिसमें जाति विहीन समानता पर आधारित समाज का गठबंधन होगा, ताकि दलितों, शोषित लोगों को उत्थान का अवसर मिल सके। पेरियार का
जो उद्देश्य था स्वतंत्र राज्य की स्थापना का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति विहीन समाज हो, सभी समान तरीके से रहें, एक ऐसे समाज का गठन हो जिसमें जाति विहीनता हो, समानता हो और शोषण कम हो, लोगों के उत्थान के अवसर मिले। जस्टिस पार्टी का गठन साल 1916 में टी.एम. नागेश्वरन, जिसमें सपट्टी सत्यनारायण चेट्टी और डॉक्टर सी नटराजन का भी योगदान रहा था। जस्टिस पार्टी का उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व, अब देखिए यहाँ पे, जस्टिस पार्टी का उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ गैर ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा करना था। जस्टिस पार्टी को पुनर्गठित करके 1944 में पेरियार ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने द्रविड़ कटगम का गठन किया। द्रविड़ कटगम का उद्देश्य, एक पार्टी थी याद रखिए, उद्देश्य सामाजिक समानता, जाति प्रथा का अंत, द्रविड़ पहचान को प्रोत्साहन देना था। आगे चलते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन की पृष्ठभूमि। पेरियार आत्मसम्मान की बात करते थे। मानव होना वास्तव में अपने स्वाभिमान अथवा आत्मसम्मान के साथ जीने का ही एक सच्चा नाम है। पेरियार कहते थे कि मानव होना अपने आप में स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना ही एक सच्चा नाम है। पेरियार के अनुसार शूद्रों की मुख्य समस्या थी कि धार्मिक तथा सामाजिक परंपराएं उन्हें मनुष्य का दर्जा देने से इनकार करती हैं। पेरियार कहते थे कि शूद्रों की एक मुख्य समस्या ये भी है कि धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, जैसे धार्मिक परंपराएं थीं कि शूद्रों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। सामाजिक परंपराएं थीं कि जाति प्रथा थी, जो नीचा है वो नीचा ही है, जो ऊंचा है वो ऊंचा ही है। तो जो ये दोनों जो परंपराएं थीं, धार्मिक और सामाजिक, ये मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती थी। पेरियार इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। पेरियार के अनुसार अपनी मनुष्यता का बोध, सम्मान, आत्मसम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण। पेरियार कहते थे कि आप मनुष्य तभी हैं जब आप सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीना सीख जाएं। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में स्टार्ट हुआ पेरियार के द्वारा। उनके आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य सभी तरह के शोषण से मुक्ति, जातिहीन वर्गहीन समाज का विकास, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक प्रताड़ना से मुक्ति। उनके जो आत्मसम्मान आंदोलन था उसका जो मोटिव यही था कि जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, जिसमें अंधविश्वास ना हो और सामाजिक प्रताड़ना से मुक्त हो। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी दबाव ना रहे। नेक्स्ट, 17 फरवरी 1929 को चेंगलपट्टू में पहला आत्मसम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा सम्मेलन 10 मई 1930 को इरोड में हुआ। 1931 में तीसरा सम्मेलन श्रीरंगम में आयोजित हुआ, जिसमें अस्पृश्यता की कड़े शब्दों में आलोचना की गई। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस मोहक नारे का विडंबनापूर्ण पहलू यह था कि उनके इस हमारा विशेषण के दायरे में पिछड़े और दलित शामिल नहीं थे। इसके जवाब में पेरियार ने कहा कि राजनीतिक सत्ता नहीं, आत्मसम्मान ही व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि पेरियार ने जो शोषण, जिन दलितों का शोषण, जिन पिछड़ों का शोषण देखा, इस हिसाब से उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी के विपरीत पेरियार ने कहा कि नहीं, आत्मसम्मान के साथ जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आंदोलन राजनीतिक प्रक्रिया में उभरा था, सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर चला और विवेक को अपना साधन बनाया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन में पेरियार अरेवु स्वतंत्रता इयक्कम, अर्थात इसका ये तमिल का शब्द है, इसका मतलब था कि बुद्धि की स्वतंत्रता का आंदोलन है या समझ को मुक्ति करने का आंदोलन। पिछड़े वर्ग की समस्या उसके अस्तित्व और अस्मिता बोध से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म प्रणाली निम्न मनुष्य के अस्तित्व और अस्मिता को नकारती है। सन 1925 में पेरियार ने
खुदी अरसू नामक पत्रिका प्रकाशित की। बाद में उन्होंने नामथ कोडक्कमुल और सत्य सुधारकालन को कथेयम नामक पंपलेट शुरू किया। खुदी अरसू एक पत्र था, इसका अर्थ गणराज्य। एक प्रमुख पत्रिका थी जिसमें पेरियार ने जाति, धर्म और अन्याय के विरुद्ध लेख लिखे। नमाथ कोडुम्बुक्कल का अर्थ है धर्म के अत्याचार, जिसमें उन्होंने धार्मिक शोषण की आलोचना की। सत्य सुधारकालीन कथेयम का अर्थ सामाजिक सुधारकों की कथाएं जो प्रेरणादायक जीवनियों का संग्रह। आंदोलन आत्मसम्मान उद्देश्य। कुछ जातियों को दूसरे पर श्रेष्ठता कायम करने का अधिकार है, ऐसा सामाजिक व्यवस्था का अंत हो, इस आंदोलन का उद्देश्य था। हर व्यक्ति को जाति, समुदाय या वर्ग के आधार पर समान अधिकार उपलब्ध कराना, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष के बीच समान व्यवहार हो और आवश्यकता पड़ने पर कानून द्वारा समानता सुनिश्चित की जाए। हर व्यक्ति को विकास और उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। अस्पृश्यता जैसी जघन्य प्रथा का उन्मूलन किया जाए। धार्मिक संपत्ति में मंदिर, मठ, वैदिक संस्थानों के निर्माण से परहेज किया जाए। इस संपत्ति का प्रयोग लोगों को शिक्षा देने और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने में किया जाए। पेरियार के कुछ स्त्री संबंधी विचार भी थे, क्योंकि स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और स्त्रियों के शोषण के खिलाफ इन्होंने अपने विचार रखे। प्राचीन आर्य व्यवस्था ने जाति और पितृसत्तात्मक परिवार की रक्षा के लिए ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से स्त्री की यौन भावना को विभिन्न उपायों से नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद स्त्रियों को पवित्रता, नैतिकता और यौन शुचिता के कठोर बंधनों में जकड़ दिया गया। पेरियार ने स्त्रियों के प्रश्नों और मुद्दों को उनके आत्मसम्मान से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि स्त्री की स्वतंत्रता केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक मुक्ति का प्रश्न है। प्राचीन पितृसत्तात्मक व्यवस्था की स्थापना में पुरुष ने स्त्री की उत्पादकता और क्षमता को नियंत्रित किया। यह व्यवस्था स्त्री को केवल परिवार की मर्यादा और पुरुष की संपत्ति के रूप में देखी थी। चेंगलपट्टू में 1929 के अधिवेशन में पेरियार ने स्त्रियों की संपत्ति में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्त्री को भी संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए, ना कि पुरुषों को। स्त्री को उत्तराधिकार के रूप में समान अधिकार है और अपनी इच्छा से रोजगार चयन के लिए कानूनी हकों की मांग की गई। पेरियार ने यह स्पष्ट किया कि स्त्री को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह रोजगार हो, शिक्षा हो, विवाह से संबंधित हो। स्त्री मुक्ति के लिए ज्ञान की वकालत की। पेरियार का मानना था कि स्त्री की वास्तविक स्वतंत्रता, पेरियार मानते थे कि स्त्री की जो वास्तविक स्वतंत्रता शिक्षा, बौद्धिक विकास से ही संभव है। हर व्यक्ति में ज्ञान वृद्धि के दो उपाय हैं, अध्ययन और आत्म पर्यवेक्षण द्वारा विवेकपूर्ण अवलोकन। उन्होंने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि स्व अनुभव और तर्कशील निरीक्षण भी व्यक्ति को जागरूक बनाता है। पेरियार के नैतिकता पर भी कुछ विचार हैं, उनको देख लेते हैं। नैतिकता का तात्पर्य उन मूल्यों, सिद्धांतों और व्यवहारों से है जो निर्धारित करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यह व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भिन्न हो सकती है। व्यक्तिगत नैतिकता ईमानदारी, करुणा, आत्मसंयम
सामाजिक नैतिकता, न्याय, समानता, सहिष्णुता, धार्मिक नैतिकता, धर्म ग्रंथों या परंपराओं पर आधारित आचार संहिता। बुद्धिवाद वह दर्शन है जो ज्ञान और निर्णय के लिए तर्क और विवेक को सर्वोच्च मानता है, ना कि परंपरा, अंधविश्वास को या केवल अनुभव को। प्रमुख विशेषताएं नैतिकता की: हर बात को तर्क के आधार पर रखना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आगे चलते हैं। यहाँ बुद्धिवाद या तर्कवाद। बुद्धिवाद वह दर्शन है जो ज्ञान और निर्णय के लिए तर्क और विवेक को सर्वोच्च मानता है, ना कि परंपरा और अंधविश्वास को। इसकी विशेषताएं: हर बात को तर्क के आधार पर रखना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। अब कुछ पेरियार के और थॉट्स देख लेते हैं। वेदांत, कर्मवाद, पुनर्जन्म सिद्धांतों ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया है। धर्म समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के विकास में बड़ी बाधा है। इसीलिए पेरियार धर्म का बहिष्कार करते हैं और बुद्धि विवेक को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनका कथन था, बुद्धिवाद और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। धर्म अंधविश्वास, आशंका, भय के द्वारा काम करता है। यह व्यक्ति को दबाता है, प्रगति की रोकता है और लोगों का शोषण करता है। उन्होंने धर्म के बिना भी लोगों के बीच मानवीय संबंधों की स्थापना प्रेरित किया। पेरियार का मानना था कि मानवता, समानता और तर्क ही समाज को जोड़ सकते हैं, ना कि धार्मिक बंधन। आगे चलते हैं। ये पेरियार की कुछ बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है द की टू अंडरस्टैंडिंग रामायण, सच्ची रामायण। पेरियार इसमें कहते हैं कि एक तर्कवादी और जाति विरोधी दृष्टिकोण से रामायण की पुनर्व्याख्या, पारंपरिक आख्यानों को चुनौती। दूसरी है वाई वेयर वुमेन इंस्लेव, महिलाओं को गुलाम क्यों बनाया गया। इसमें लिखते हैं, मूल रूप से पेन येन आदमाई आनल। इसे तमिल में एक मूलभूत नारीवाद पाठ माना जाता है। पेरियार पितृसत्ता, महिलाओं पर धार्मिक नियंत्रण और शुद्धता के मिथक की आलोचना करते हैं। तीसरी है थॉट्स ऑफ पेरियार, पेरियार के विचार। इसमें सामाजिक न्याय, तर्कवाद, ब्राह्मणवाद, पेरियार के भाषणों और लेखों का संकलन अक्सर अकादमिक और कार्यकर्ता हलकों में उपयोग किया जाता है। चौथी बुक है इनकी पेरियार ऑन बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म पर पेरियार के कुछ विचार। बौद्ध समतावाद, जाति की अस्वीकृत के लिए पेरियार की प्रशंसा पर प्रकाश डालते हैं, जो हिंदू रूढ़िवादियों के विपरीत है। पांचवी बुक है इनकी स्वतंत्रा तमिलनाडु एंड वाई एन इंडिपेंडेंट तमिलनाडु। इसमें लिखा है कि द्रविड़ स्वायत्तता की वकालत करने और उत्तर भारतीय प्रभुत्व की आलोचना करने वाले राजनीतिक पर्चा। पेरियार ईवीआर सेंथानगाल बाय अनाईमुथु। इसमें लिखा है कि पेरियार के संपादकीय और भाषणों का एक क्यूरेटिव संग्रह के अनाईमुथु द्वारा संकलित उनके विचार विकास में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के पेरियार ने अपने विचार ब्राह्मणवाद के खिलाफ और पितृसत्तात्मक के खिलाफ और जाति प्रथा के खिलाफ और धर्म के विरुद्ध, ठीक है, और कहा कि समानता की बात की,
तर्कवाद की बात की और अनीति का विरोध किया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।